कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन, सुप्रभात। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस कोरोना काल जनित विषम परिस्थिति में भी अपने धैर्य और संयम के साथ अपने परिवार सहित अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और वे अपने माता पिता, अभिभावकों एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन में अपने ज्ञान में नित उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे, जिसका प्रदर्शन वे आगामी परीक्षाओं में अच्छी मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त कर प्रदर्शित करने में समर्थ होंगे। इसी आशा से मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामा चौड़, आज आपके समक्ष कवि राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित काव्यखंड पथिक की वाचन, कवि परिचय, वाचन एवं भावार्थ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसके माध्यम से वाचन करने में योग्यता हासिल कर सकेंगे। सर्वप्रथम हम चलते हैं कवि परिचय की ओर। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1881 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक ग्राम में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाओं में मिलन, पथिक, स्वप्न, जो कि खंड काव्य है, मानसी। राम नरेश त्रिपाठी जी ने अपनी कविताओं में अधिकांशतः प्रकृति सौंदर्य एवं प्राकृतिक सुंदरता का अधिकाधिक वर्णन किया है। अनेक स्थलों पर उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण कर प्रकृति के क्रियाकलापों को एक सुंदर अभिव्यक्ति दी है। यहाँ प्रस्तुत कविता पथिक में भी कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने प्राकृतिक सुंदरता का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। यहाँ कवि ने अनेक श्रव्य दृश्य, स्पर्श बिंबों को माध्यम बनाते हुए अपनी लेखनी को एक सुंदर आयाम दिया है। इस प्रकार से अनवरत प्रकृति चित्रण को अपनी लेखनी का विषय बनाते हुए सन 1962 ईस्वी में राम नरेश त्रिपाठी जी ने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व खड़ी बोली के साहित्यकारों में राम नरेश त्रिपाठी जी को महती ख्याति प्राप्त है। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर अपने काव्य विषय में समाज सुधार के स्थान पर प्रकृति प्रेम, देश प्रेम एवं व्यक्तिक प्रेम को विषय बनाया और इन्होंने साहित्य निर्माण करने के साथ साथ ही वानर पत्रिका का संपादन किया, जिसमें शिक्षाप्रद कहानियाँ और प्रेरक कहानियाँ हैं। साथ ही इन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि गद्य विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य को एक नई पहचान दिलाई। इस प्रकार से छायावाद पूर्व खड़ी बोली के साहित्यकारों में, रचनाकारों में राम नरेश त्रिपाठी जी को विशेष
रूप से जाना जाता है। यहाँ प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। अर्थात प्रकृति जो राहगीर है, दुखों से विरक्त जो नायक है, वह प्रकृति के सौंदर्य पर, प्रकृति को देखकर उसके सौंदर्य पर इतना अधिक मुग्ध है कि वह वहीं पर बसना चाहता है। उसे लगता है कि वह प्रकृति की यही गोद में अपना बसेरा बना ले और सारे दुखों को समाप्त कर ले। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। और कवि का मानना है कि यहाँ पर वह किसी साधुजन सज्जन व्यक्ति के द्वारा जानकर उससे संदेश ग्रहण कर देश सेवा का व्रत लेता है कि मुझे अब देश की सेवा करनी है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, और किसी राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। उसका अर्थात यहाँ पर यह समझाना चाह रहे हैं कि कवि कि यदि साहित्यकार ने अपने साहित्य में अनुपम या वास्तविकता भर दी है, वास्तविकता अपनी लेखनी से लिख दी है, तो वह मृत्यु के बाद भी अमर रह सकता है। उसकी कीर्ति सदैव समाज में बनी रह सकती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। यहाँ पर यह प्रस्तुत कविता में जो पथिक है, राहगीर है, कवि है, वह समुद्र के किनारे खड़ा है। समुद्र के किनारे खड़ा है और प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मीठी स्मृतियुक्त मनोहर मन को हरने वाली उज्ज्वल यहाँ पर उज्ज्वल से तात्पर्य स्पष्ट, जिसकी जो चित्र है हमेशा हमारे सामने स्पष्ट दिखाई दे, उसे हम उज्ज्वल यहाँ पर स्पष्ट का है। उज्ज्वल प्रेम कहानी, प्रेम क्या है? किसी छल और स्वार्थ से परे, जो किसी छल या स्वार्थ से जो है परे होता है, जो निस्वार्थ होता है, निश्चल होता है, वही क्या होती है? प्रेम कहानी कही जा सकती है। प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है, उस सौंदर्य को एक प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। यानी कि वह पहले पत्नी से प्रेम किया करता था, लेकिन किसी कारण से अब वह प्रकृति प्रेम में इतना व्यस्त है कि वह अपने पत्नी प्रेम को भूला चुका है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। तो आप यहाँ देखेंगे इस स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रेम भी है, भाषा की अनुशासनशीलता भी है, और कल्पना की उड़ान, कल्पना कि कहाँ तक मनुष्य की कल्पना जा सकती है, एक कवि की कल्पना कहाँ तक जा सकती है, इसका सीधा सीधा उदाहरण, साक्षात रूप आप इस कविता के माध्यम से देखेंगे। चलते हैं पथिक कविता
वाचन की ओर सभी विद्यार्थी मेरे साथ साथ अपनी अपनी पुस्तकों में देखकर इस कविता का अनुकरण वाचन करने का प्रयास करेंगे, जिससे वे इस कविता में निहित प्रकृति सौंदर्य एवं शब्द सौंदर्य, शब्दबिंब को भली भांति समझ सकें, आत्मसात कर सकें और आनंदित हो सकें। आप अपनी अपनी पुस्तकों में देखिए, मैं यहाँ पर वाचन कर रहा हूँ, आप भी देखते हुए मेरे साथ वाचन कीजिए। पथिक। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है, रत्नाकर गर्जन करता है मलया नील बहता है, रत्नाकर गर्जन करता है मलया नील बहता है, हर दम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने मैं लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ग सड़क अति प्यारी, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित बदत जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, वन उपवन गिरी सानुकुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झरते हैं, पड़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलत पर प्यारी, वन उपवन गिरि सानुकुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयर नीर झरते हैं, पड़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर कवि ने अनेक बिंबों, अनेक शब्दों के चमत्कार द्वारा इस काव्य की व्यंजना को सुंदर अभिव्यक्ति दी है। यहाँ पर कवि ने अनेक प्रकार से प्रकृति के प्रेम को, प्रकृति के श्रेष्ठता, प्रकृति प्रेम को श्रेष्ठता प्रदान की है। अब चलते हैं भावार्थ की ओर। आप सारे विद्यार्थी भली भांति देखने का प्रयास करेंगे और सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि इन पंक्तियों का भावार्थ काव्य सौंदर्य सहित आपकी समझ में आ जाए। चलते हैं प्रथम पंक्तियों की ओर। पहले पंक्तियों के भावार्थ, भावाभिव्यक्ति और काव्य सौंदर्य पर हम चलते हैं। पंक्ति है,
प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग विरंग निराला। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर कि प्रत्येक क्षण, प्रतिक्षण से यहाँ पर तात्पर्य प्रत्येक क्षण नूतन नया वेश रूप, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है। रवि के सम्मुख थिरक रही है, थिरक वारिदमाला, बादलों की माला। तो कवि कह रहे हैं कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभमय वारिदमाला। जो नभ आकाश में जो मेघों की माला है, जो बादलों के जो समूह हैं, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है, उनमें जो है मानवीय संवेदनाओं को आरोपित कर दिया है। नभ में वारिदमाला यानी कि आकाश में ऐसा मेघों प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। कवि कह रहे हैं कि प्रत्येक क्षण आप नया नया रूप बना करके, नया नया आकार धारण करके रवि के सम्मुख, सूर्य के समीप, सूर्य के सामने वारिदों का समूह यानी कि मेघों की माला, वह क्या कर रही है, नृत्य करता सा प्रतीत हो रही है। आपने देखा होगा यहाँ पर मानवीकरण अलंकार क्या, नृत्य करना, नृत्यांगना बना दिया बादलों को। तो वो कवि कह रहे हैं कि कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है कि जब सूर्य के सामने बादलों की माला, बादलों का आना जाना, बार बार रूप बदलना, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे सूर्य के सामने क्या है, थिरक रही हैं, नृत्य कर रही हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, और मेरे सामने नीचे नीला समुद्र मन को हरने वाला है, ऊपर नील गगन है और ऊपर नीला आसमान है। कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर है। आपने भी इस दृश्य का अनुभव किया होगा कि आपने नीचे सामने नीला समुद्र है और ऊपर नीला आकाश है, तो वह बहुत ही सुंदर लगता है। आप कभी देखिए समुद्र के तट पर बड़ा सुंदर दृश्य होता है, या फिर कभी आप इससे संबंधित कोई फोटो देखिए, दृश्य चित्र देखिए, उससे भी आपको यह फीलिंग, यह अनुभूति प्रत्यक्ष दिखाई देगी। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। और वह कह रहे हैं कि मेरा मन यह चाहता है कि मैं घन पर बैठ, घन माने बादल, बादलों पर बैठ बीच में, आपने देखा होगा नीचे क्या है, समुद्र है, ऊपर आसमान है और बीच में क्या है, बादल हैं। वो चाहते हैं कि मैं बीच में बैठूं और यहाँ पर विचरण करूं और इस प्राकृतिक सुंदरता को मैं भली भांति देख सकूं, अनुभूत कर सकूं और इसकी अनुभूति महसूस कर सकूं। तो यहाँ पर कवि ने बादलों के सौंदर्य को, उनके रूप बदलने को, आपने देखा होगा बार बार बादल क्या है, रूप बदलते रहते हैं। और आजकल बड़ा अच्छा अवसर है कि आप कभी भी छत पर जाकर के बादलों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो रूप बदलते हैं। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य का भाव पक्ष, यहां कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। बादलों का मानवीकरण कर कवि ने इस कविता में, इन पंक्तियों में, इन काव्य पंक्तियों में इस प्रकृति प्रेम की पराकाष्ठा को प्रदर्शित किया है। प्रकृति प्रेम की पराकाष्ठा
को प्रदर्शित किया है। वहीं हम चलते हैं कला पक्ष, काव्य सौंदर्य, कला पक्ष, भाषा, खड़ी बोली, हिंदी, रस, प्रकृति चित्रण है तो रस, श्रृंगार रस, आपका शांत रस भी यहाँ पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट छंद, पद, पद पंक्तियाँ, अलंकार। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रौ रौ, अनुप्रास। अनुप्रास तो सहजता से यहाँ पहचान जाते हैं, वर्णों के प्रति रौ जो है कई बार रौ आ रहा है। यही चाहता मन है। दूसरा मानवीकरण अलंकार, गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस प्रकार से इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य का भाव पक्ष, कला पक्ष यहाँ पर प्रस्तुत है। आप इस प्रकार से आप इसका काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। चलते हैं अग्रिम पंक्तियों की ओर। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत, इस विशाल रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है। अग्रिम पंक्तियों की ओर। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला प्रिय हृदय में, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। फिर यहाँ पर कवि ने कहा है रत्नाकर। रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। मलया नील, चलते हैं अग्रिम काव्य पंक्तियों की ओर। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। रत्नाकर समुद्र, मलया नील, मलय पर्वत से आने वाली हवा या चलने वाली पवन, हौसला उत्साह, जोश उमंग, विशाल विशाल बड़ा विस्तृत फैला हुआ महिमामय श्रेष्ठ कभी कह रहे हैं रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है। कभी कह रहे हैं कि मेरे सामने जो समुद्र है गर्जन कर रहा है, यानी कि तीव्र आवाज कर रहा है। गर्जन तीव्र आवाज। आपने देखा होगा जब समुद्र के किनारे हम खड़े होते हैं तो समुद्र के किनारे जो लहरें हैं वह आती जाती रहती हैं और आवाज़ आती है।
मलया नील बहता है। और वहाँ पर वो कह रहे हैं कि मलय पर्वत की ओर से, हिमालय पर्वत की एक पर्वत श्रृंखला है मलय पर्वत, मलय पर्वत से हवा, मंद मंद हवा आ रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। वे अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे हे प्रिय, हरदम यह हौसला मेरे हमेशा हृदय में एक हौसला भरा रहता है। यह जोश, यह उमंग भरी रहती है कि इस विशाल विस्तृत, इस बड़े फैले हुए महिमामय श्रेष्ठ प्रसिद्धि प्राप्त समुद्र के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। मैं इस रत्नाकर के घर के, हमने यानी कि जो समुद्र का कोना कोना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के जो कोने कोने हैं, मैं वहाँ पर क्या है विचरण कर सकूं, यानी कि उस विशाल समुद्र को पूरी तरह महसूस करूं, पूरी तरह उसकी सुंदरता को देख सकूं। यानी कि उस प्राकृतिक सुंदरता को देख करके मेरे मन में जोश और उत्साह भर जाता है कि मैं उसकी बारीकी से उसको सौंदर्यानुभूति कर सकूं। तो यहाँ पर कवि ने पुनः प्रकृति, सौंदर्य, प्रकृति प्रेम की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। और आप देख रहे होंगे किस प्रकार से कवि जो है प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन समुद्र के रूप में करता जा रहा है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत वही आप भाव सौंदर्य लिख सकते हैं कि यहाँ पर कवि ने समुद्र के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य को बतलाया है। दूसरा, यहाँ कवि ने समुद्र की विशेषता को बतलाने का प्रयास किया है कि वह बड़ा होता है, फैला हुआ होता है और प्रसिद्धि महिमा युक्त होता है। वह सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है। भाषा, रस, छंद, अलंकार वही पूर्ववत। चलते हैं अग्रिम पंक्तियों की ओर। चलते हैं इन काव्य पंक्तियों की ओर। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। कवि कह रहे हैं जलनिधि समुद्र, दिनकर सूर्य, निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। आपने देखा होगा कि जब सूर्य का प्रकाश समुद्र पर पड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र से सूर्य निकल रहा है। दिनकर बिंब अधूरा, आधा तो वो बाहर दिखाई देता है समुद्र के तल से और आधा समुद्र के तल में रहता है। इस प्रकार का बिंब एक बनता है, सूर्य का बिंब जब समुद्र पर पड़ता है। दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। और वह ऐसा लगता है कि मानो कमला लक्ष्मी के कंचन मंदिर स्वर्ण मंदिर या सोने का महल का मानो कांत माने सुंदर, कंगूरा माने गुंबद या महल का ऊपरी हिस्सा, कंगूरा ऊपरी हिस्सा। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। और वह जो सूर्य है समुद्र के तल से जो निकला हुआ अधूरा सूर्य का जो बिंब है वो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह लक्ष्मी के महल का सुंदर क्या है गुंबद हो, जो सूर्य। यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर उन्होंने सूर्य को क्या है गुंबद की संज्ञा देती है। तो यहाँ पर क्या है भेदरहित आरोप भी है, रूपक अलंकार भी यहाँ पर आप इसको मान सकते हैं। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कभी कहते हैं कि वह ऐसा प्रतीत होता है सूर्य की मानो वह लक्ष्मी के सुंदर स्वर्ण महल का कोई गुंबद हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी। और इस पुण्य भूमि समुद्र तटी जो भूमि है, समुद्र तट के जो समुद्र के ऊपर, इसको पुण्य भूमि मान लिया है। कवि ने कह रहे हैं कि लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जब सूर्य की लहरें, सूर्य की किरणें समुद्र की लहरों पर पड़ती हैं, सूर्य की किरणें, तो
ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर क्या है, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, और समुद्र ने एक सोने की सड़क बना दी है, जिससे कि लक्ष्मी की सवारी इस पुण्य भूमि पर, इस पृथ्वी पर या इस समुद्र तट पर आ जाए। तो यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन किया है उस सूर्य की पड़ने वाली किरणों पर। तो यहाँ पर कवि ने कहा है, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। सूर्य की कमला लक्ष्मी की सवारी को इस पुण्य भूमि पर, यानी कि लक्ष्मी को इस पुण्य भूमि पर लाने के लिए एक सोने की सड़क यहाँ पर मानव समुद्र ने निर्मित कर दी है। ऐसा प्रतीत होता है उन सूर्य की किरणों का समुद्र पर पड़ने पर। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार तो है ही, रूपक अलंकार के साथ यहाँ पर मानव यानी उत्प्रेक्षा अलंकार का भी सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। तो आप लोग काव्य सौंदर्य में इस प्रकार से इसको स्थान दे सकते हैं। चलते हैं अग्रिम पंक्तियों की ओर। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। तो यहाँ पर कवि पुनः बता रहे हैं कि निर्भय, निर्भय माने निडर, दृढ़ मजबूत, गंभीर माने गहरा, अनुराग भरी कल्याणी प्रेम से, अपने प्रेम की भावना से सबका कल्याण करने वाली। तो कवि कह रहे हैं, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। जो निर्भय निडरता के साथ, गंभीर दृढ़ मजबूती के साथ, गंभीर गहरे भाव से जो सागर है वह गरज रहा है, अपनी गर्जना कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, लहरों पर एक लहर पर दूसरी लहर पर एक लहर पर दूसरी लहर का आना बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है, और सुंदर से भी और अधिक सुंदर है। यहाँ पे क्या किया गया है, विशेषण का भी प्रविशेषण बना दिया गया है, सुंदर और अति सुंदर। सुंदर विशेषण, अति सुंदर प्रविशेषण, यानी कि विशेषण को भी क्या है, विशेषण बना दिया गया है। विशेषण की भी यहाँ पर विशेषता बता दी गई है, उसको और श्रेष्ठ बता दिया गया है, तो वह प्रविशेषण। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। वे अपनी पत्नी से इस बात को पूछते हैं कि बताइए, यहाँ से बढ़कर क्या किसी और जगह प्राणी सुख प्राप्त कर सकता है। अर्थात नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं कभी अपनी पत्नी के प्रेम को छोड़ करके यहाँ पर आया है, और उसने उस प्रेम को इस प्रकृति प्रेम में परिवर्तित किया है, और यहीं वह बसना चाहता है, यहीं वह रहना चाहता है। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। और वे कहते हैं कि तुम क्या करो, इस सौंदर्य, इस प्रकृति प्रेम के सौंदर्य, इस प्रभाव को अनुभव करो, क्योंकि तुम स्वयं अपने प्रेम से कल्याण करने वाली हो। और यह भी क्या है, यह प्रकृति भी प्रेम के माध्यम से सबका कल्याण करने वाली है, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाली है, और अपने प्रभाव से प्रभावित करने वाली है। अर्थात इस प्रकृति का जो अनुपम प्रेम है, इस प्रकृति का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्रकृति प्रेम है, प्रकृति सौंदर्य है, वह अद्वितीय है, उसकी कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कवि ने किस प्रकार से इन पंक्तियों के माध्यम से और प्रकृति प्रेम को बारी बारी से अनेक शब्दों के माध्यम से उन्हें क्या है, प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। अनेक शब्दों को लेकर उनके अर्थ गांधीर्य को प्रदर्शित करते हुए प्रकृति प्रेम से क्या किया है, उन्हें समाहित किया है, ताकि हम इस प्रकृति प्रेम को भली भांति समझ सकें और कवि की रचना उद्देश्य को समझ सकें कि किस प्रकार से प्रकृति प्रेम सभी प्रेमों से श्रेष्ठ है। काव्य सौंदर्य, भाव पक्ष, कला पक्ष आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप
लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन पंक्तियों के भावार्थ को समझने में, आप सभी विद्यार्थियों ने इन पंक्तियों के भावार्थ को भलीभांति सुना होगा, समझा होगा और आप सभी इन पंक्तियों के भावार्थ काव्य सौंदर्य सहित लिखने में दक्ष हो चुके होंगे और आगामी परीक्षा में इन पंक्तियों में से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिख करके अच्छे अंक प्राप्त करने में भी समर्थ हो गए होंगे। इसी आशा से आप सभी को धन्यवाद।